दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, देखिए 36 मिनट पहले, यानी मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें 36 मिनट पहले यहाँ पे दिखा रहा है, यानी 9:30 बजे के आसपास आपको पहला वीडियो मिला। लेकिन वीडियो बन गया था 7 बजे के आसपास ही, तो 7 बजे आपके पास में आ जाता अगर यहाँ पे यूट्यूब प्रॉब्लम नहीं होती। यूट्यूब में चेकिंग प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी टाइम से और उस वजह से वीडियोस आपके लिए लेट आ पा रहे हैं। आपने अगर इसको देखा नहीं तो आप इसको देख लेना। यहाँ पे हमने बातचीत की है कि कुछ कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं, उसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, किस तरह की सिचुएशन है। साथ में काफ़ी बड़ी कुछ न्यूज़ है 7 कंपनीज के लिए, जो कि कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको बताइए कि आज के दिन यूएस के बाजार बंद है, तो कल की क्लोजिंग आप देखिए 303 पॉइंट्स नीचे आके बंद हुआ। तो क्रिसमस तेजी तो बनी नहीं यूएस के मार्केट के अंदर भी और इंडियन मार्केट के अंदर भी। साथ में नेस्टेक भी आप देख सकते हैं गिरावट के साथ में बंद हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड्स वालों ने आज के दिन अपने मार्केट को संभाला, क्योंकि कल जैसे यूएस मार्केट के अंदर सेलिंग हुई थी वैसे आज के दिन एफआईएस ने माल बेचा। 1 तारीख का डेटा आप देख सकते हैं, स्टार्ट की है नए साल की ट्रेडिंग एक्टिविटी एफआईएस ने बेचकर 3268 करोड़ के आसपास की बिक वाली एफआईएस ने की है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ कंपनीज को लेकर, कुछ बड़ी न्यूज़ के साथ में, और काफ़ी कुछ यहाँ पे ईटीएफ के ऊपर भी चर्चा हम करने वाले हैं। साथ में म्यूचुअल फंड के ऊपर भी बातचीत यहाँ पे होने वाली है। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए है। फर्स्ट कंपनी है अतुल ऑटो। देखिए ऑटो कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, जो सेल्स हम बोल सकते हैं कि इस मंथ दिसंबर में कैसी कुछ सेल्स की, वो डेटा भी निकले हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेक्टेशंस जिसने बीट किए उसके स्टॉक चले हैं, साथ में टेक्निकल्स भी देखेंगे आगे चल के। पहले हम सबकी न्यूज़ देखते हैं। अतुल ऑटो का डेटा कुछ ऐसा है कि सेल्स 3602 यूनिट्स की हुई है और 2580 यूनिट की हुई थी पिछले साल के इसी मंथ के अंदर। मार्केट को अच्छी लगी खबर, स्टॉक 7% के साथ में ऊपर है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो सिंपली रिएक्शन है ये, 12 बज के कुछ 6 मिनट पर एक न्यूज़ आई थी और उसी का रिएक्शन आप देख सकते हैं। स्टॉक न्यूट्रल था, ठंडा था, जैसे ही न्यूज़ आती वैसे 7% की तेजी बन जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो ट्रेडर्स है वो किस तरह से प्ले करेंगे। अब देखो कल के दिन किस तरह का पैटर्न बनता है उसके बेसिस पे बात होगी यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो रिजल्ट अच्छे थे इसके पिछले क्वार्टर में, और ये जो अब जो क्वार्टर आने वाला है, मतलब क्वार्टर 3 आने वाला है, जिसमें दिसंबर का भी डेटा इंक्लूड होगा। बाजार को लग रहा है कि अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है, टेक्निकल्स आगे चल के देखते हैं, और भी कुछ डेटा इसमें मैं आपको दूंगा। अशोक लीलैंड 3% की तेजी बनी। एस्टिमेट का डेटा यहाँ पे गिवन है 19,770 यूनिट बिकनी चाहिए थी और 21,500 यूनिट बिकी है। 1 बजे के आसपास की न्यूज़ है, स्टॉक में तेजी बनी। उन कंपनीज को आपको अलग रखना है जिनके डेटा अच्छा आया है, और उन कंपनीज को अलग रखना है जिसके डेटा अच्छे नहीं आए। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ही टाटा मोटर यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आइशर मोटर भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दोनों का जो डेटा है वो ओके है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा वीक हो सकता है आइशर का, लेकिन वैसे हम बोल सकते हैं कि अच्छे नहीं है, डेटा न्यूट्रल है। बाकी जिनके अच्छे वो एक बार अपन देख लेते हैं। 2 कंपनी हो गई। तीसरी कंपनी है ओला। 4% की तेजी यहाँ पे बनी है। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं बिजनेस रिकवरी देखने को मिली है दिसंबर में। कंपनी फोकस करिए सर्विस सेंटर की जो कमियां है उसके ऊपर। मार्केट शेयर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ा है, 7.2% से बढ़ के 9.3% हो चुका है। लेकिन ब्रॉडर जो हमने देखा डेटा उसके अंदर ओला का जो मार्केट शेयर है वो घट रहा है, एथर का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ठीक है, चलो शॉर्ट टर्म की तेजी यहाँ पे आज बन गई। फोर्स मोटर, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में हमने इसको डिस्कस किया था, नंबर्स क्वार्टर 2 के बहुत ही कमाल के थे, टेक्निकल पैटर्न भी काफ़ी अच्छा बना। 3:30 बजे के आसपास का डेटा है, एक्सपेक्टेशन नहीं है इसमें, तो मार्केट को अच्छा ही लगा, तभी 1.5% ऊपर जाके स्टॉक बंद हुआ। ह्यूंडई, इसको भी देख लेते हैं, आधे % की तेजी बनी। अब ये आपको दिखेगा कल के दिन रिएक्शन देता हुआ, और हो सकता है नीचे आपको मिले, क्योंकि दिसंबर की जो सेल्स है वो पहुंच चुकी है 58,702 यूनिट्स। एस्टिमेट से कम है, एस्टिमेट थी 63,030 यूनिट्स की, यानी एक्सपेक्टेशंस मिस की है। एक्सपोर्ट बढ़ा है 26% के साथ में, बट जो यूनिट है ना वो एक्सपेक्टेशंस को मिस कर चुकी है। तो देखते हैं कल किस तरह का रिएक्शन इसमें मिलता है। मारुति, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी कल देखा जाएगा बाजार की तरफ से, और इसमें एस्टिमेट थी 212, आई है 217, स्लाइटली एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। ठीक है, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग इसका डेटा है, तो कल देखते हैं किस तरह का रिएक्शन इसमें होता है। अब देखिए अतुल ऑटो को देखते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर ये जो स्टॉक है ना ये वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। आपको पता ही नहीं पता, बाकी
क्यों है वो बता देता हूँ। देखो विजय केडिया जी की इनकी होल्डिंग है, पर्सनल होल्ड करते ही है 18.20% का स्टेक इस कंपनी में। उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म है, ब्रोकिंग कंपनी है जो 3% का स्टेक ओन करती है। टोटल कितना है 20%, कंपनी का 20% हिस्सा इनके पास है। अब लोग क्या सोचते हैं कि इस वजह से हमको लेना चाहिए क्योंकि ये इनकी टॉप 3 होल्डिंग्स में आई थिंक आता है, बट वो चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि चार्ट आप देखोगे तो देखो पिछले कुछ टाइम से रिटर्न्स नहीं बने। 2014 के बाद में इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट है, उसके बाद में स्विंग, उसके बाद में वापस से नीचे जाने की कोशिश करा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन हाँ डायरेक्शन वीक ही है। पिछली बार देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रखिए और इस पैटर्न को देखिए, उसके बाद में एक ब्रेकडाउन यहाँ पे। ये टाइम कौन सा है 18-19 का, जब स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज क्रैश कर रही थी, ठीक है। तो अभी भी वही सिचुएशन, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचेगा, स्टिल डेटा बता रहा हूँ जस्ट मैं आपको। अब देखिए हुआ क्या है, इनकी क्या होल्डिंग अभी बनाई है, नहीं, मिड 2000 में इनकी होल्डिंग बनी थी। सो काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी पैसा बन चुका है। अब तो इतना डिविडेंड का पैसा इनको मिलता है, जितनी ग्रोथ नहीं भी मिले तो चलेगा। सो ये गलती नहीं करनी चाहिए जस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, अशोक को देखते हैं, और इसके अंदर अच्छी तेजी बन चुकी है। एक स्विंग हमने यहाँ पे देखा था, जीएसटी की न्यूज़ फिर हमने यहाँ पे देखी थी, कट हुआ था, उसके बाद से काफ़ी अच्छा करा है स्टॉक। तो डेटा भी अच्छा है और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, मोमेंटम वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। फोर्स मोटर्स को देखते हैं। सो पिछले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे थे, एक रिवर्सल यहाँ पे मिला, उसके बाद में आई थिंक 15% की तेजी बन चुकी है, 20% का गैप था। तो ऐसे कुछ गैप कैप्चर किए जाते हैं रिजल्ट को देखने के बाद में, पैटर्न्स को समझने के बाद में। बाकी ठीक है, देखते हैं इस क्वार्टर में कैसे रिजल्ट आते हैं इसके। आगे चलते हैं, ओला को देखते हैं। यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, बीच में तेजी बनी, ऐसी छोटी मोटी तेजी मिल गई तो ठीक है, बाकी कुछ ऐसा होगा क्या इस डेटा के हिसाब से तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट शेयर तो बहुत इसका घटा है। अब इसकी रोडस्टर करके कुछ बाइक इंडिया में लॉन्च हुई है, देखते हैं वो कैसा करती है, एथर के जो प्रोडक्ट्स है उसको बीट कर पाती है या फिर नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर ठीक है, फिर बन सकता है यहाँ पे माहौल। नेक्स्ट कंपनी हुंडई, और इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे हुआ क्या था, एक बेस बना था। अब कोशिश ये है कि स्टॉक यहाँ से निकले और एक स्विंग निकाल दें, बट क्या उम्मीदें है क्या, अब नहीं है क्योंकि नंबर्स एस्टिमेट से नीचे हैं। देखते हैं अब क्वार्टर 3 में कैसा करता है, क्योंकि दिसंबर की सेल्स से क्वार्टर 3 नहीं आता है, उससे 2 महीने पहले की सेल्स भी आएगी, सेल्स नहीं है प्रॉफिट भी आएगा उसका, तो देखते हैं कैसा करता है। बाकी हाँ, ये डेटा कल मार्केट को पसंद नहीं आएगा। मारुति ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, नंबर्स भी डिसेंट है, तो ठीक है, ऊपर स्टॉक वैसे भी अभी। अब देखिए ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे हैं। टाटा मोटर्स, आइशर, ये थोड़े से न्यूट्रल थे। सो जिसको थोड़ी सी डेप्थ की नॉलेज है कि कहाँ पे गैप है क्या नहीं है, फोर्स मोटर में थोड़ा सा गैप बचा है, बाकी तो कुछ खास नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ईटीएफ को देखते हैं कि टोटल सेक्टर इसमें आ जाता है। पिछले एक साल में तो देखो 23% के रिटर्न्स बन गए। सो अब यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, हो सकता है नहीं जाए, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है समझ में तो वो सेक्टर का ईटीएफ खरीद लेता है, जस्ट एक बताने के पीछे का मोटिव है। अब निफ्टी ऑटो का वैल्यूएशन देखें तो पीई रेशियो एक टाइम पर 100 यहाँ तक चल जाता है। आई थिंक ये टाटा मोटर्स की वजह से जाता है, बाकी ये इसका बेस है और नीचे जाने के लिए कुछ है नहीं खास। ये तो एक्सेप्शन था 2008, मतलब इतना तो गैप है ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ठीक है, अगर नंबर्स अच्छे आते हैं कंपनीज के तो यहाँ से और तेजी मिल सकती है, क्योंकि जीएसटी कट हुआ है तो अच्छा है, डेटा अच्छे नंबर्स आए होंगे कंपनी के, देखते हैं इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी यहाँ पे जीएसटी कट की न्यूज़ आई थी, काफ़ी लोगों ने प्ले किया होगा, तो 16% वहाँ से चल चुका है। ये स्विंग यहाँ से ब्रेकआउट इसने दिया था। तो ये सब पैटर्न आपको कैप्चर करने होते हैं, हर बार नहीं मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा, वेट एंड वॉच यहाँ पे रखना होता है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ सकता है कि चलो अभी के समय ऑटोमोबाइल ऊपर है, निफ्टी बैंक ऊपर है, मतलब बैंकिंग सेक्टर ऊपर है, साथ में हम कंज्यूमर को भी बोल सकते हैं वो भी चलो चल रहा है, केमिकल की बात थोड़ी सी डिफरेंट है, और उसके अलावा आईटी में भी अब तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही है, तो क्या है जो अभी नीचे है, एफएमसीजी सेक्टर अभी नीचे है, साथ में आज के दिन 3% के साथ में क्रैश हुआ है क्योंकि आईटीसी गिरा है। अब इसके चक्कर में ये जो सेक्टर है ना, ये अभी नीचे है। जो हमने निफ्टी ऑटो में देखा कि यहाँ से घूमा, उसके बाद में एक रेसिस्टेंस फेस किया, उसके बाद में एक ब्रेकआउट मिला जीएसटी की न्यूज़ के बाद में, और अच्छी तेजी बनी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा होगा, क्योंकि ये देखो बहुत स्लो चलता है, और जस्ट जो भी क्वेश्चन आपका है वो एड्रेस कर रहा हूँ कि अभी क्या नीचे है, कौन सा सेक्टर नीचे है, ब्रॉडर पिक्चर के हिसाब से देखें तो वो ये है। लेकिन दोस्तों बहुत स्लो है, वो आप देख लेना क्यों है, वो देखो यहाँ पे
इसकी जो टॉप होल्डिंग है ना, उसके अंदर सबसे ऊपर है आईटीसी। अभी आपको बताइए क्या सीन चल रहा है, अगर ये थोड़ा और गिरा तो ये भी नीचे आएगा। आईटीसी 30% ओन करता है इसको, पूरे इंडेक्स को। उसके बाद में 24% है एचयूएल। दोनों ही स्लो घोड़े हैं, बहुत स्लो चलते हैं, ठीक है। यानी 50% तो डिफेंसिव कंपनी है और जो स्लो चलने वाली कंपनी है। सेम आपको देखने को मिलेगा आईटी कंपनी में कि इन्फोसिस है आईटी सेक्टर में और टीसीएस है 50%, उसी तरह से यहाँ पे है। सो ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि किस तरह से वो जो ईटीएफ या फिर जो सेक्टर है वो चल सकता है। अब देखिए आईटीसी के ऊपर काफ़ी लोगों ने बैठ ली है। इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। फंड हाउसेस ने लिया है, एफएमसीजी इंडेक्स के अंदर टॉप वेटेज में आता है। तो इसके चक्कर में क्या होगा, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स नीचे जाने वाले हैं। कल आपको एनएवी कम होती हुई देखने को मिलेगी। अगर आपके पास में है नहीं है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। एक ऐसा फंड जो कि काफ़ी डिफेंसिव बना हुआ है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, ऐसे खराब मार्केट के अंदर भी बहुत पैसा बना के नहीं दे रहा है, लेकिन पैसा डुबा नहीं रहा है। सो यहाँ पे कंपनी का 1% से भी ज़्यादा का हिस्सा इनके पास में है। टोटल 46 म्यूचुअल फंड है जो 14-15% के स्टेक को ऑन करते हैं, मतलब टोटल मिला के आईटीसी को ऑन करता है। क्वेश्चन ये है कि अब ये बेचेगा क्या? एफआईज तो बेच रही है, जब भी ऐसी न्यूज़ आती है एफआईज तो बेचती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पराग पारिक की होल्डिंग्स है और इसके अंदर आप सिंपली नोट करोगे तो 5% का हिस्सा आईटीसी है। सो 5% कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पास में डेट भी है, इनके पास में नीचे देखिए यूएस स्टॉक्स भी है। सो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से प्ले करना है तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो अभी रडार पे होने चाहिए इन्वेस्टर्स के, क्योंकि कुछ कंपनी के स्टॉक्स की वजह से ये नीचे इनकी एनएवी मिल सकती है कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर फंड मैनेजर क्या करेगा, या तो इनको होल्ड रखेगा ऊपर जाने तक के लिए, या इनको बेच के किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। और वो जो कंपनी जिसमें फंड मैनेजर इसको बेच के इन्वेस्ट करेगा, अगर वो कंपनी चल गई तो एनएवी भी ऊपर जाएगी, पैसा बनेगा। सो एक तो पराग पारिक है। सेकंड, जैसे आप पराग पारिक की देख सकते हैं चाल, ठीक है। सेकंड जो कंपनी है ना जिसका म्यूचुअल फंड अभी के समय एक्टिव है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। इसकी तो काफ़ी खराब हालत चल रही है, क्योंकि आप डिक्सॉन देख सकते हैं वो भी ब्रेकडाउन है। सिर्फ पॉलीकैब ने संभाल रखा है, बाकी केन्स नीचे हैं और भी जो पेटीएम, ये सब जो होल्डिंग है इसकी एक बार आप देख लेना, टॉप होल्डिंग्स है, वो सब खराब ही कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साल में 11-12% के साथ में नीचे हैं। बहुत अच्छे पैसे इसमें बने थे, यहाँ पे डिसेंट ग्रोथ थी, लेकिन ये बहुत अच्छी तेजी बन गई डिक्सॉन और केन्स इस तरह की कंपनीज के चक्कर में, और उसके बाद में अभी अंडर परफॉर्म करा है। तो ये कुछ फंड्स हैं जो इन्वेस्टर्स के रडार पे अभी के समय है, क्योंकि अट्रैक्टिवली ये अवेलेबल है, इनकी एनएवी नीचे है। और ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनी ओन करते हैं उसको रखेंगे इसके अंदर, वो बेच भी सकते हैं, बाद में कुछ और कंपनी लेगी तो एनएवी बढ़ेगी भी। वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। तो बैट करनी है तो ऐसे जो फंड्स होते हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन क्वालिटी मैनेजर के साथ में है, रिटर्न्स अच्छे देते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनके ऊपर इन्वेस्टर्स बैट करते हैं। ऐसा नहीं आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको डेटा दे रहा हूँ कि कौन कौन से 2 फंड्स हैं जिनको स्टॉक गिरने का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।